नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की और बात करेंगे आजम खान की, जिनकी 23 महीने के बाद जेल से रिहाई हुई है। और इसी बहाने, आजम खान के बहाने हम जानने का प्रयास करेंगे कि आजम खान की रिहाई से अखिलेश यादव को फायदा होने वाला है या अखिलेश यादव का नुकसान होगा। आजम खान अब अखिलेश यादव के लिए एसेट है या फिर वो लायबिलिटी है। मतलब अखिलेश यादव की आजम खान ताकत है, अखिलेश यादव मजबूत होंगे या अखिलेश यादव आजम खान समाजवादी पार्टी पर बोझ हैं। तो इस विषय को अगर हम जानने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी हमें 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। और 17 क्यों, हमें चलना चाहिए 2014 का लोकसभा चुनाव। आपको याद है नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि जब तक उत्तर प्रदेश नहीं जीतेंगे तब तक दिल्ली किसी भी कीमत पर जीती नहीं जा सकती। और कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर ही गुजरती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने तय किया कि उत्तर प्रदेश से ही, बनारस से ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश का प्रभारी अपने सबसे मजबूत लेफ्टिनेंट अमित शाह को बनाया गया। उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारी विजय हुई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हुआ। मिशन उत्तर प्रदेश सफल हुआ 2017 में। और 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो कंप्लीटली ध्रुवीकरण की राजनीति है। और उस ध्रुवीकरण के केंद्र में सबसे पहले बीजेपी ने मुसलमानों को निशाना बनाया। कब्रिस्तान की बातें हुई, श्मशान की बातें हुई, मुजफ्फरपुर के दंगे की बात हुई, साथ ही बात हुई आजम खान की, साथ ही बात हुई अतीक अहमद की, साथ ही बात हुई अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी की, साथ ही बात हुई, याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद का वो बयान। उन दिनों इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, बाद में बहुजन समाज पार्टी में भी रहे। सलमान मसूद के भतीजा हैं वो इमरान मसूद। और किस प्रकार का बयान दिया था नरेंद्र मोदी के संबंध में। अभी इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी में है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आजम खान की रिहाई, इसको दो पैमाने पर देखना पड़ेगा। एक तो जो उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति है उसके परिप्रेक्ष्य में, दूसरा अखिलेश यादव के लिए आजम खान कितने मजबूत उनके सिपाही हो सकते हैं। इस बात को जानने के लिए चूंकि हमें यह भी समझना होगा कि विगत दिनों जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्वतंत्र छवि मुसलमानों के बीच बनाने का प्रयास किया है, चाहे वो इमरान मसूद के माध्यम से हो, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी के माध्यम से हो, तो इस पर भी क्या असर पड़ेगा इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो बुलडोजर की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जो बुलडोजर के माध्यम से ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसके केंद्र में क्या रहा है। सबसे पहले शुरुआत हुई थी आजम खान पर ही। आजम खान को पर लगभग 300 मुकदमे दायर किए गए। आजम खान से रामपुर लोकसभा सीट छीन ली गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उसके बाद आजम खान को ही केवल जेल नहीं हुआ बल्कि आजम खान की पत्नी भी जेल में रही। आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला, उसे भी जेल जाना पड़ा। और बीजेपी इस मामले में आप कह सकते हैं कि लगातार सफल होती रही। परिणाम 17 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव भी देखिए आप। 2019 का लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने लगभग परिणाम को दोहराया। फिर 2022 का विधानसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उसी परिणाम को दोहराया। लगभग आप कह सकते हैं 10% सीट का आगे पीछे होना कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन बीजेपी को धक्का लगा 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव ने पीडीए बनाकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाबी पाई। और लगभग आप कह सकते हैं कि 50 to 55% सीट जो है भारतीय जनता पार्टी से महागठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने झटक लिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में अखिलेश यादव को और कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन वही चीज 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में याद कीजिए अखिलेश यादव का तालमेल जो है का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ था।
फिर भी उस गठबंधन का फायदा बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा मिला। बसपा के 10 उम्मीदवार लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अखिलेश यादव के केवल 5 चुने गए। अखिलेश यादव को यह एहसास हुआ कि अखिलेश यादव के जो वोटर थे उनको अखिलेश यादव ने वोट ट्रांसफर करा लिया मायावती के पक्ष में, लेकिन मायावती का वोट जो है वो अखिलेश यादव के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके बाद जो निराशा उत्पन्न हुई समाजवादी पार्टी में, उसका परिणाम क्या हुआ कि सपा और बसपा के बीच जो तालमेल था, जो गठबंधन बना था, वो गठबंधन टूट गया। और उस गठबंधन के टूटने में भी आप अगर गौर से देखेंगे तो जो एक प्रकार से जो नैरेटिव तैयार हुआ वहां पर, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं ये बातें आई कि मायावती के जो वोटर हैं वो माने ट्रांसफर नहीं हुए समाजवादी पार्टी को, तो उसमें भी मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ी भूमिका रही। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मायावती को सफलता कहाँ मिली, मायावती को सफलता मिली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमान एक बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं, लेकिन वही चीजें मायावती को तो सफलता मिला, लेकिन अखिलेश यादव को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि दलितों ने अखिलेश यादव को वोट नहीं किया। दलित, मायावती के जो दलित थे वो अखिलेश यादव को वोट नहीं किया। जहां पर भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गठबंधन में लड़ रहे थे, वहां के दलितों ने अखिलेश यादव के मुसलमान उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला। अखिलेश यादव के यादव जाति के उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला दलितों ने। तो इस बात का एहसास हुआ। तो वहां भी उसके बाद देखिए, जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद से कितनी घटनाएं घटी। अतीक अहमद गौन, मुख्तार अंसारी गौन, अफजल अंसारी ठीक है सांसद हैं अभी, लेकिन प्रभाव। उसके बाद प्रतिदिन बुलडोजर की पॉलिटिक्स, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसमें अब आजम खान का बाहर आना कितना अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद हो सकता है, इस बात को समझने के लिए बीच में एक और बात समझिए कि जब अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी का मुसलमान नेता, लगभग आप कह सकते हैं कि या तो मार्जिनलाइज थे लोग, या फिर कोई भी बड़ा कद का नेता अखिलेश यादव की पार्टी में कोई मुसलमान समाज से बचा नहीं। अतीक अहमद ढेर, मुख्तार अंसारी ढेर, अफजल अंसारी मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में। तो ये जो वैकम बना अखिलेश यादव की पार्टी में मुसलमान नेतृत्व का, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। इमरान मसूद के माध्यम से इमरान मसूद का कद बड़ा कर दिया राहुल गांधी ने, इमरान प्रतापगढ़ी का कद बड़ा किया राहुल गांधी ने, और इसका जो नैरेटिव तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव के लिए एक चिंताजनक परिस्थिति है। चिंताजनक परिस्थिति इसलिए है कि इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे जो कांग्रेस पार्टी के लेफ्टिनेंट हैं, राहुल गांधी के जो लेफ्टिनेंट हैं, उन लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया कि अखिलेश यादव की लिस्ट में मुसलमान को उम्मीदवारी देना सेकंड, मतलब जो द्वितीय प्राथमिकता है। अखिलेश यादव अपनी पीडीए की पॉलिटिक्स में पी और डी को आगे रख रहे हैं और ए अल्पसंख्यक को यह समझ रहे हैं कि मुसलमान जाएगा कहां। इसीलिए आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के उम्मीदवारों की सूची निकालकर आप देखेंगे तो उसमें मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटा दी गई। पिछड़े और दलित ये उम्मीदवार अखिलेश यादव के बढ़ गए, और यहीं से कांग्रेस पार्टी इसका बेनिफिट उठाना शुरू करती है। अपने मुसलमान अगर लोकसभा में नहीं है तो फिर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा एक नैरेटिव, साथ ही कन्हैया कुमार जैसे कैरेक्टर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये संकेत देने में भी राहुल गांधी कामयाब हो रहे हैं कि अखिलेश की दलित और मुसलमान का एक गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही बनाने का प्रयास हो जैसे बिहार में बनाने का प्रयास हो रहा है। बिहार में इस वर्ष चुनाव है, 2025 में 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 27 के शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो दलित मुसलमान का जो एक कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया में आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी भी अपने दलित मतदाताओं को अपने साथ बचा के रखने के लिए अब 9 अक्टूबर को रैली कर रही है बहन जी मायावती। ठीक है, अब उसका क्या असर पड़ता है?
तो अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं ये आने वाला वक्त बताएगा कि आजम खान, और उसमें भी आजम खान एक ऐसे नेता हैं जिनकी जुबान बंद कभी नहीं रह सकती। जब से जेल से बाहर आए हैं तब से ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को और मजबूती मिल रही है। तो ये जो अखिलेश यादव का पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्पसंख्यक के चक्कर में पी और डी अखिलेश यादव के हाथ से निकल जाएगा। ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए कि ए के लिए, अल्पसंख्यक मत के लिए होड़ जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में होगी तो निश्चित है कि बयानों की आक्रामकता बढ़ जाएगी। जब आजम खान से जेल से बाहर आने के बाद पूछा गया, चर्चा चली कि भाई बसपा में शामिल हो सकते हैं, आजम खान ने कहा कि ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। स्वाभाविक भी है क्योंकि बसपा में आजम खान की राजनीति आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर तो एको आम द्वितीयो नास्ती है। मायावती अकेले हैं। मायावती, कई उदाहरण है आप देख लीजिए निकालकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा में जितने भी मुस्लिम नेता रहे कोई टिके नहीं, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हो, चाहे वो कोई भी रहे हो, बड़े से बड़ा नेता रहा हो अल्पसंख्यक समाज का, कोई भी लगातार टिका नहीं। लेकिन आजम खान को जो प्रतिष्ठा समाजवादी पार्टी में मिली, जो महत्व, एक जमाने में कहा जाता था कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश यादव के माने सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 सुपर सीएम माना जाता था कि मुलायम सिंह यादव, आजम खान, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, ये सब मिलकर 5 सुपर सीएम। और उसमें उस सुपर सीएम में सबसे आगे आजम खान को माना जाता था। जब मुलायम सिंह यादव भी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो आजम खान की जो हनक थी, आपको याद होगा अखिलेश यादव समाज माने 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान का बयान कि लौट कर आने दो सत्ता में, कलेक्टर से जूता का फीता नहीं बंधवाया तो मेरा नाम आजम खान नहीं। तो इस प्रकार के बयान देने के लिए आजम खान जाने जाते हैं। 90 का दशक याद कीजिए, जब आजम खान कहा करते थे कि भाई भारत माता डाइन है। इस प्रकार के सांप्रदायिक बयानों के कारण कहीं ना कहीं आप हमारा अनुभव रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण हुआ। और जब जब आजम खान जैसे, चाहे अतीक अहमद, चाहे अफजल अंसारी हो, चाहे इस प्रकार के जितने भी लोग हों, ये इनकी राजनीति सबसे ज़्यादा बीजेपी को सूट करती है। तो ये देखना है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजम खान, चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। किसी ने कल्पना किया था क्या कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो है 73 सीटें लोकसभा की जीत जाएगी? किसी ने कल्पना नहीं किया था। किसी ने कल्पना किया था क्या कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 40 से नीचे आ जाएगा, 50% से नीचे आ जाएगा? किसी ने नहीं कल्पना किया था, लेकिन ऐसा हुआ। राजनीति संभावनाओं का खेल है मित्रों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है कि आजम खान का जितना जुबान चलेगा, इतिहास, चूंकि मैं ट्रेंड बता रहा हूं, आजम खान का जुबान जितना चलेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा, ये इतिहास बताता है। भविष्य, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, भविष्य बताएगा। अब जो राजनीति परिस्थितियां बदलेगी उत्तर प्रदेश की, तो दिन प्रतिदिन हमारी नज़र तो हर उस खबर पे लगी रहती है जिससे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। हम हर उस महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे जिसका कि देश और राज्य की राजनीति से संबंध है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।